हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम चर्चा करेंगे कक्षा छठी के अध्याय 3 तंतु से वस्त्र तक में कि तंतुओं से वस्त्रों का निर्माण कैसे किया जाता है। बच्चों, इस चित्र में दिखाया गया है ये एक कपड़े की दुकान है। जब हम कभी किसी दुकान पर अपना कपड़ा लेने, वस्त्र लेने के लिए जाते हैं तो दुकानदार हमें वहाँ पर तरह तरह के वस्त्र दिखाता है। ये कपड़े ऊनी हो सकते हैं, सूती हो सकते हैं, सिल्क के हो सकते हैं, जूट के हो सकते हैं या फिर नायलॉन के हो सकते हैं। तो बच्चों, हम देखते हैं कि वस्त्रों में भी बहुत ज़्यादा विविधता पाई जाती है। अब ये विविधता किस कारण से होती है? तो बच्चों, ये विविधता होती है जिस मटेरियल से ये वस्त्र बने हुए होते हैं वो मटेरियल अलग अलग प्रकार के होते हैं, इसलिए ये वस्त्र भी अलग अलग प्रकार के होते हैं तथा इनका उपयोग भी अलग अलग ढंग से किया जाता है। जैसे ऊनी वस्त्रों को हम सर्दियों में पहनते हैं, सूती वस्त्रों को हम गर्मियों में पहनते हैं। अब आता है बच्चों, ये वस्त्र कैसे बनते हैं। सबसे पहली जो कड़ी है वो आती है तंतु। तंतु किसे कहते हैं तथा ये कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं। तो बच्चों, अगर हम किसी धागे को ऐसे खींच कर देखेंगे तो हम देखेंगे ये भी बिल्कुल अलग अलग बारीक लड़ियों का बना हुआ होता है तथा ये पतली लड़ियाँ ही तंतु कहलाती हैं। इन तंतुओं को ऐंठ कर धागे का निर्माण किया जाता है तथा इन धागों को बुनकर वस्त्र बनाए जाते हैं, जिनका निर्माण हम शर्ट, पैंट आदि बनाने में करते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों रेशा। किसी प्राकृतिक या कृत्रिम पदार्थों के बने पतले तंतु को रेशा कहते हैं। तो बच्चों, जैसा कि हमने देखा, रेशा या तो प्राकृतिक हो सकता है या मानव निर्मित या संश्लेषित हो सकता है। प्राकृतिक रेशे कौन से होते हैं? जो हमें प्राकृतिक पदार्थों जैसे पौधों से या फिर जंतुओं से प्राप्त होते हैं। और संश्लेषित रेशे रसायनों की मदद से फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं, ये प्राकृतिक पदार्थों से प्राप्त नहीं होते। नेचुरल फाइबर यानी कि प्राकृतिक रेशा। प्राकृतिक रेशा बच्चों या तो पौधों से प्राप्त होता है जिसको हम पादप तंतु बोलते हैं, या फिर जंतुओं से प्राप्त होता है जिसको हम जांतव तंतु बोलते हैं। पादप तंतु के उदाहरण हैं जैसे कपास, पटसन और फ्लेक्स। जांतव तंतु के सबसे अच्छे उदाहरण हैं ऊन तथा सिल्क। जैसा कि आप इस चित्र में भी देख सकते हैं, ये जो कपड़ा है वो सिल्क के तंतुओं से मिलकर बना है। अब बच्चों, इस अध्याय में हम पादप तंतुओं के विषय में पढ़ेंगे और ये हैं कपास, जूट या पटसन और फ्लेक्स। सबसे पहले आता है कपास। कपास की खेती कैसे की जाती है, कपास के तंतु कैसे प्राप्त किए जाते हैं, ये पौधे के कौन से भाग से प्राप्त किए जाते हैं, इनसे धागा कैसे बनाया जाता है, ये सब हम अभी पढ़ेंगे। तो बच्चों, कपास की खेती के लिए उष्ण जलवायु तथा काली मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। हमारे हरियाणा में ये चीज़ें सिरसा ज़िले में उपलब्ध हैं, इसलिए वहाँ पर कपास की बहुत ज़्यादा खेती की जाती है। कपास की खेती भारत के विभिन्न राज्यों जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु तथा मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर की जाती है। कपास को बसंत ऋतु के शुरुआत में ही बोया जाता है। कपास के जो फल होते हैं बच्चों, वो गोल होते हैं, हरे रंग के होते हैं तथा इनको कपास गोलक या कॉटन बॉल कहा जाता है। इस चित्र में एक कपास का खेत दिखाया गया है। ये अवस्था कपास के फलों के पकने की बात की है, जिसमें कपास फल के खिलने के बाद बाहर आ गई है तथा हमें ऐसा प्रतीत होता है जैसे पूरे खेत को
सफ़ेद बर्फ ने ढक लिया हो। अब आता है बच्चों कपास ओकना। कपास ओकना क्या होता है? कपास के फल के अंदर कपास के फाइबर के अलावा कपास के बीज भी होते हैं, जिनको हम बिनोले कहते हैं। इन बिनोलों का प्रयोग जंतुओं को खिलाने के लिए या फिर तेल निकालने के लिए किया जाता है। अब इन बीजों को कपास के फाइबर से अलग करना है। इसके लिए या तो हम हाथ का इस्तेमाल करते हैं तथा इसमें बड़े बड़े कंगों का इस्तेमाल किया जाता है, जिनको हम हाथ से इस्तेमाल करते हैं तथा बीजों को कपास के फाइबर से अलग कर दिया जाता है। इसी प्रक्रिया को कपास का ओकना कहते हैं तथा इंग्लिश में इसे गिनिंग कहा जाता है। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हो, कपास ओकने के प्रोसेस में एक बड़े कंघे का उपयोग किया जा रहा है, जिससे बीजों को कपास से अलग किया जाता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट होती है, वैसे वैसे नई नई मशीनें बना ली जाती हैं। अब कपास के बीजों को कपास से अलग करने के लिए मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है, जिन्हें हम गिनिंग मशीन भी कहते हैं। कपास के फाइबर को कपास के बीजों से अलग करने के बाद उनकी गांठें बना ली जाती हैं तथा एक गांठ का वजन लगभग 200 किलोग्राम तक हो सकता है। फिर इन गांठों को स्पिनिंग मिल यानी कि कताई मिलों में भेज दिया जाता है, जहां इनसे धागा या धागा बनाया जाता है। नेक्स्ट है बच्चों जूट या पटसन। जूट या पटसन पौधे के तने से प्राप्त होता है। जूट या पटसन की खेती भारत में मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम में की जाती है। जिस समय पौधे के पुष्प आ जाते हैं, उसके बाद इन पौधों को काट लिया जाता है तथा गट्ठे बांध बांध कर पानी में डाल दिया जाता है। कुछ समय पश्चात बैक्टीरिया इनके तनों का अपघटन स्टार्ट कर देते हैं, जिससे रेशा तनों से अलग हो जाता है तथा हाथों से खींचकर इस रेशे को निकाल लिया जाता है। इस प्रक्रिया को बच्चों रेटिंग भी कहा जाता है। जूट के उपयोग। बच्चों जूट के रेशे का उपयोग रस्सी, डोरमैट, चटाई तथा बैग आदि बनाने में होता है। अच्छे जूट के रेशों का उपयोग पोशाक बनाने के लिए भी किया जाता है, क्योंकि जूट पर्यावरण के लिए मित्रवत है। इसलिए जूट से बने कपड़ों तथा हैंडबैग का प्रचलन इन दिनों काफ़ी बढ़ गया है तथा प्लास्टिक के उपयोग पर रोक लगाई जा रही है, क्योंकि प्लास्टिक का अपघटन सूक्ष्म जीवों द्वारा नहीं होता तथा ये प्रदूषण के बड़े कारक हैं। इस चित्र में बच्चों आप देख सकते हैं पटसन द्वारा बनाई गई विभिन्न वस्तुएं, जिनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है फ्लेक्स। बच्चों जूट की तरह ही फ्लेक्स भी पौधे के तने से ही प्राप्त किया जाता है। इसमें भी सेम रेटिंग के प्रक्रिया द्वारा तनों से रेशों को अलग कर लिया जाता है। फ्लेक्स को हम अलसी भी कहते हैं तथा तीसी का पौधा भी कहते हैं। इन चित्र में आप देख सकते हो बच्चों, फ्लेक्स का जो रेशा है वो बहुत ही मुलायम, चमकीला तथा लंबा होता है। फ्लेक्स के रेशों का उपयोग। फ्लेक्स के रेशों से लाइनन तथा लेस बनाए जाते हैं। फ्लेक्स के रेशों का उपयोग मछली पकड़ने के जाल तथा रस्सी बनाने में किया जाता है। फ्लेक्स के रेशों का उपयोग सिगरेट में उपयोग किए जाने वाले कागज़ बनाने में किया जाता है। फ्लेक्स के पौधों से प्राप्त बीज के तेल का उपयोग पेंट तथा वार्निश में मिलाने के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट आता है बच्चों सूती धागे की कताई। रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया को हम कताई या सूत की कताई कहते हैं। इस प्रक्रिया में बच्चों कपास के पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठा जाता है।
ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं, जिससे धागा बनकर तैयार हो जाता है। इस प्रक्रिया में हम एक साधारण यंत्र, जिसको हम कहते हैं तकली, का उपयोग किया जाता है। इसके लिए चरखे का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, जिससे हम तंतु से धागा बना सकते हैं। इन दोनों यंत्रों को हाथ से ही चलाया जाता है। इसके अलावा आजकल फैक्ट्रियों में भी बड़े पैमाने पर तंतु से धागे का निर्माण किया जाता है। इस चित्र में आप देख सकते हैं तकली तथा चरखे को दर्शाया गया है, जिनकी मदद से तंतु से धागा बनाया जाता है। धागे से वस्त्र। बच्चों, कताई के बाद धागों से कपड़ा बनाया जाता है। कपड़ा बनाने के लिए दो विधियां प्रचलित हैं, जिनको हम बुनाई और बंधाई कहते हैं। चित्र में आप देख सकते हैं धागों से वस्त्र का निर्माण हो जाता है तथा इसके लिए बुनाई या बंधाई की प्रक्रिया होती है। बुनाई किसे कहते हैं बच्चों? धागों के दो सेट को एक साथ व्यवस्थित कर कपड़ा बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहा जाता है। बुनाई के लिए धागों के एक सेट को ऊपर रखा जाता है, जिसे तानी या वर्क कहते हैं, तथा दूसरे सेट को नीचे रखा जाता है, जिसे भरनी या वेट कहते हैं। इन दोनों तानी तथा बरनी को एक मशीन की सहायता से ऊपर नीचे इस प्रकार बार बार किया जाता है कि जिससे धागों के दोनों सेट एक दूसरे को अंतर्गठित या जुड़ जाएं तथा एक लंबा चौड़ा कपड़ा बन सके। कपड़ों की बुनाई के लिए उपयोग किए जाने वाले यंत्र को बच्चों हम करगा कहते हैं। हाथों से चलाए जाने वाले करगे को हस्तचालित करगा या हैंडलूम कहते हैं तथा बिजली से चलने वाले करगों को पावरलूम या विद्युत प्रचालित करगा कहा जाता है। इस चित्र में बच्चों हम देखेंगे हथकरघा और विद्युत प्रचालित करगों को। आप देख सकते हैं हथकरघे में कपड़े का एक बिल्कुल छोटा सा टुकड़ा का निर्माण किया जा रहा है, जबकि विद्युत प्रचालित करके या फिर पावर लूम में बड़े बड़े लंबे चौड़े कपड़ों का निर्माण एक बार में ही कर लिया जाता है। नेक्स्ट आता है बच्चों बंधाई। बंधाई भी एक प्रकार की बुनाई ही होती है। इसको हम इंग्लिश में नीटिंग भी बोलते हैं। नीटिंग की विधि द्वारा हाथों या मशीन दोनों के उपयोग से कपड़ा बनाया जाता है। नीटिंग की विधि से प्राय स्वेटर, मोजे, मफलर, मेजपोश आदि बनाए जाते हैं। बुनाई तथा बंधाई का उपयोग विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के निर्माण में किया जाता है तथा इन वस्त्रों का उपयोग पहनने की अलग अलग प्रकार की वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, दो धातु की या प्लास्टिक की सिलाइयों की मदद से नीटिंग का कार्य किया जा रहा है तथा धागे को एक वस्त्र का रूप दिया जा रहा है। नेक्स्ट आता है बच्चों वस्त्र सामग्री का इतिहास। आप जानते हो बच्चों, प्राचीन समय में जब लोग सभ्य नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे, खेती नहीं की जाती थी, घरों का निर्माण नहीं होता था, उस टाइम पे सभी आदमी नंगे रहा करते थे। उनके पास कपड़े नहीं थे, उन्हें पता नहीं था कपड़े क्या होते हैं, इनका क्या इस्तेमाल होते हैं, भोजन कैसे बनता है, भोजन का कहाँ से मिलेगा। वो कच्चा मांस खाते थे तथा अपने शरीर पर वस्त्र भी नहीं पहनते थे, वो नंगे रहते थे। लेकिन धीरे धीरे लोग खराब मौसम से अपने आप को बचाने के लिए शरीर को जानवरों के चमड़ों से, पेड़ों के पत्तों से तथा छाल से ढकने लगे। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, पहले चित्र में जो मनुष्य दिखाया गया है उसने कोई भी वस्त्र नहीं डाल रखा है। दूसरे चित्र में दिखाए गए मनुष्यों ने जानवरों के चमड़े का इस्तेमाल शरीर को ढकने के लिए किया गया है तथा
तीसरे में और अधिक चीज़ों का इस्तेमाल शरीर को ढकने के लिए किया गया है। उसके बाद बच्चों, लोग पतली टहनियों तथा घास को बुनकर चटाई बनाना सीख गए। लोग पेड़ की पतली डालियों, पेड़ के रेशों तथा जानवरों के रोए को ऐंठ कर लंबी रस्सियाँ भी बनाने लगे तथा इन रस्सियों को बुनकर लंबा टुकड़ा भी तैयार करने लगे तथा उन टुकड़ों से अपने शरीर को ढकने लगे। सुई का आविष्कार लगभग 50,000 वर्ष पुराना ही है। सुई के आविष्कार के पश्चात मानो क्रांति ही आ गई हो। उन्होंने, मनुष्य ने क्या किया, सुई के आविष्कार के पश्चात वो अपनी मर्जी से कपड़ों की सिलाई करने लगा। जिस हिसाब के जैसे वस्त्र उसे चाहिए वो उनकी सिलाई करके वैसे वैसे अपने शरीर के अनुसार उनको बनाने लगा, जैसा कि आप इस चित्र में भी देख सकते हैं। अब आता है बच्चों इस अभ्यास के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित तंतुओं को प्राकृतिक तथा संश्लिष्ट में वर्गीकृत कीजिए। नायलॉन, ऊन, रुई, रेशम, पॉलिएस्टर और पटसन। तो बच्चों इसमें प्राकृतिक तंतु हैं ऊन, रुई, रेशम और पटसन। ऊन और रेशम हमें जंतुओं से मिलता है तथा रुई और पटसन हमें पौधों से मिलता है। और संश्लिष्ट तंतु हैं नायलॉन और पॉलिएस्टर। प्रश्न संख्या 2, इसमें हमें सत्य अथवा असत्य बताना है। पहला है, तंतुओं से तागा बनता है, यह है सत्य। दूसरा, कताई वस्त्र निर्माण की एक प्रक्रिया है, ये असत्य है बच्चों, क्योंकि कताई वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया नहीं है। कताई तो तंतु से धागा बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। तीसरा, जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है, ये असत्य है बच्चों, क्योंकि जूट नारियल का बाहरी आवरण नहीं होता। जूट तो पटसन के पौधे के तने से प्राप्त किया जाता है। चौथा, रुई से बिनोले हटाने की प्रक्रिया को ओटना कहते हैं, ये है सत्य। तागों की बुनाई से वस्त्र का एक टुकड़ा बनता है, ये भी सत्य है बच्चों। वस्त्र का टुकड़ा धागों को मिलकर ही बनाया जाता है। रेशम तंतु किसी पादप के तने से प्राप्त होता है, ये आएगा असत्य, क्योंकि रेशम तंतु रेशम के कीट से प्राप्त किया जाता है। पॉलिएस्टर एक प्राकृतिक तंतु है, ये आएगा असत्य, क्योंकि पॉलिएस्टर फैक्ट्रियों में रसायनों की मदद से बनाया जाता है, ये प्राकृतिक तंतु नहीं है। प्रश्न नंबर 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। डैश और डैश से पादप तंतु प्राप्त किए जाते हैं, तो बच्चों इसमें आएगा कपास के पौधे और पटसन के पौधों से पादप तंतु प्राप्त किए जाते हैं। डैश और डैश जांतव तंतु हैं, इसमें आएगा बच्चों ऊन और रेशम जांतव तंतु हैं। प्रश्न संख्या 4, रुई तथा जूट पादप के किन भागों से प्राप्त होते हैं? तो हम जानते हैं बच्चों, जैसा हमने अभी आपको बताया भी है, रुई कपास के पौधे के फल से तथा जूट पौधे के तने से प्राप्त होती हैं। प्रश्न नंबर 5, नारियल तंतु से बनने वाली 2 वस्तुओं के नाम लिखिए। तो नारियल तंतु से बच्चों, जिसको हम कोयर भी बोलते हैं, रस्सी तथा डोरमेट बनाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 6, तंतुओं से तागा निर्मित करने की प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए। बच्चों, तंतु के पुंज को जब खींचकर ऐंठा जाता है तो ऐसा करने से क्या होता है, तंतु पास पास आ जाते हैं तथा उनके ऐंठने से उन्हें मजबूती प्राप्त होती है तथा इस तरह धागे का निर्माण किया जाता है तथा तंतु से धागा बनाने की इस प्रक्रिया को हम कताई कहते हैं। थैंक यू।